नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। लोकसभा चुनाव के लिए काशी नगरी तैयार है। अब की बार एनडीए 400 पार। प्रधानमंत्री मोदी ने भरा पर्चा, हर तरफ एक ही चर्चा। लगने वाली है जीत के हैट्रिक, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभ मुहूर्त पुष्य नक्षत्र में नामांकन दाखिल कर दिया है और इस दौरान एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिला। यहाँ बीजेपी अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख एक साथ नजर आए। वाराणसी सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और ये हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है। पीएम मोदी तो कई बार कह चुके हैं कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, लेकिन काशी वासियों ने भी पीएम मोदी को दिल से अपनाया है। और यही कारण है कि 2014 के मुकाबले 2019 में उनके वोट और वोट शेयर दोनों में ही जबरदस्त उछाल आया था। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी में 5,81,022 यानी 56.37% वोट मिले थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को हराया था। 2019 की बात कर ले तो पीएम मोदी को 6,74,664 यानी 63.6% वोट मिले और इसी लिहाज से जानकार और बीजेपी को इस बार और भी बड़ी जीत की उम्मीद है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या 400 प्लस का रास्ता वाराणसी से निकलेगा। काशी के मोदी, चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ आर तिवारी जी भी है, जयपुर शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। बहुत स्वागत है तिवारी जी आपका। और साथ ही आलोक पांडे जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत करें, क्योंकि हम काशी की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं जिन्होंने आज नामांकन दाखिल किया है। तो अहम तस्वीर पर भी नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले 3 अहम तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 2014 में पहली बार जब नामांकन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये वो तस्वीर है। इसके बाद जीत कर आए। 2019 में दूसरी बार नामांकन दाखिल किया और 2019 में भी प्रचंड बहुमत से जीत मिली, यानी 2014 से भी बड़ी जीत 2019 में। और ये तीसरी तस्वीर, अहम तस्वीर आज की तस्वीर है, जब 2024 में यानी इस बार तीसरी बार नामांकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाखिल किया है। और अब ये कहा जा रहा है कि 2014-2019 से भी बड़ी जीत होगी, लेकिन क्या वाकई में जीत होती है? कितना अंतर होता है? क्या कहते हैं दिग्गज? इसी पर हम बात भी करेंगे। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। चलिए चर्चा का रुख करते हैं। आशीष जी, आपसे शुरुआत करते हैं। काशी के मोदी हो चुके हैं और जिस तरह से वहां से रिएक्शंस आ रहे हैं और आज नामांकन दाखिल किया, सबसे बड़ी बात है कि शक्ति प्रदर्शन भी एनडीए का नजर आया। इस बार उम्मीद कितनी? श्वेता जी, हमको पहले 10 साल पहले जाना पड़ेगा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपना नामांकन करने के लिए वाराणसी गए थे। पिछले 10 सालों में देखें तो वाराणसी में ही काफ़ी चीज़ें नहीं बदली है। पूरे देश में जो माहौल बदला है और जिस तरह से हम मोदी जी की भी हैट्रिक होगी एज ए सांसद वाराणसी और एज ए प्रधानमंत्री भी हैट्रिक होगी। 10 साल पहले जो देश में माहौल था श्वेता जी, जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था थी, जिस तरह से भ्रष्टाचार से ग्रसित थी कांग्रेस की सरकार, 10 साल के जो घोटाले सामने आ रहे थे, जो पॉलिसी पैरालिसिस था और फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को गिना जाता था। और अगर आप आज देखें 10 साल में, तो आप देखिए हमारी विश्व व्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। देश में अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें बदली है। देश में सुरक्षा भी है, देश में समृद्धि भी है, देश में विकास भी हो रहा है, देश में जो विरासत हैं उसको लेकर के भी काम हो रहा है। देश में अगर हम बात करें तो देश का पराक्रम भी बढ़ रहा है और देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही है। अगर हम बात करें तो देश में गर्व भी बढ़ रहा है और गरीब कल्याण के भी काम हो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देश में बदली है। और निश्चित रूप से जब नरेंद्र मोदी जी, जो देश के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं, भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो जब जनता के बीच में आपने देखा कल जिस तरह से गए और जनता ने जिस तरह से अपना उनको आशीर्वाद दिया, हम इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त हैं कि वाराणसी की जहाँ तक जीत की बात है तो मुझे लगता है तिवारी जी को भी इसमें कोई संशय नहीं होगा। अभी तक तो जो इनका गठबंधन है उसका प्रत्याशी का भी कोई अता पता नहीं है और मुझे लगता है वो चर्चा का विषय भी नहीं है। लेकिन आप मान के चलिए कि जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति देश में है,
और जिस तरह से 4 फेज का चुनाव हुआ है और जो रुझान जनता के सामने आ रहे हैं, हम इसको लेकर के आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा गठबंधन एनडीए, हम 400 पार जा रहे हैं। ठीक है, और इसलिए ये शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। तिवारी जी, अहम है, देखिए कल रोड शो होना, आज नामांकन उन्होंने दाखिल किया, उस दौरान भी जो अहम चेहरे थे, दिग्गज चेहरे थे एनडीए के, वो भी मौजूद रहे हैं। लेकिन कांग्रेस क्या पहले से ही अपने आप को हारा हुआ वाराणसी में मान रही है? क्या वजह है कि वही कैंडिडेट अजय राय, जिन्हें मैदान में उतारा 2014 में भी तीसरे नंबर पर, 2019 में भी तीसरे नंबर पर, और इस बार फिर उन्हीं पर भरोसा? श्वेता, ये देश का मतदाता कब आपको ऊंचाइयों से नीचे डाल दे और नीचे से ऊपर डाल दे, ये देश का मतदाता मैंने इंदिरा गांधी जी के शासनकाल को भी देखा है। इंडिया इज इंदिरा बन गई थी और इंदिरा ही इंडिया बन गई थी। और जब वो कहते हैं ना कि ये जनता है, सब जानती है, देश के सर्वश्रेष्ठ नेता, देश के नहीं विश्व के गुरु, फिर रोड शो क्या कर रहे हैं? कल पूरा दिन उन्होंने वाराणसी में लगा दिया। आज देश के तमाम बड़े नेताओं को लेकर के जा रहे, दर दर मंदिर मस्जिदों में जा रहे। मैं कह रहा हूं, डराया हुआ सहमा हुआ देश का प्रधानमंत्री को लग रहा है आपकी बार सरकार नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री जी वाराणसी से जीत जाएं, लेकिन इंडिया गठबंधन 300 सीट लेकर के आ रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने उड़ीसा के एक गांव में उन्होंने एक भाषण दिया कि मेरा तो 2000 गोदारा कांड के बाद में मेरे को मुसलमानों का विरोधी बता दिया गया। मेरा मुसलमानों से क्या, मैंने कभी उनको ऐसा नहीं कहा। आज उनके प्रति, मुसलमानों के प्रति भी उनके दिल में दर्द आ रहा है। और इनके एक जो चाणक्य है ना, आशीष भाई वो कह रहे 4 चरण के चुनाव में हमारे तो 270 जीत चुके हैं, तो फिर प्रधानमंत्री जी क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? डेरे वे सहमे। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आशीष भाई मेरी बात का जवाब दो। वाराणसी में जब पहले गए थे 2014 में, उन्होंने एक नारा दिया था, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। क्या गंगा साफ हो गई? क्या नमामि गंगा का योजना पूरी हो गई? 20,000 करोड़ रुपए देश के करदाताओं के आपने गंगा में डाल दिया। आज गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हो गई है। आपने कहा 8 गांवों को प्रधानमंत्री जी ने गोद लिया था। वो 8 गांवों की दुर्दशा देश के टेलीविजन को दिखाना चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री अपने खुद के निर्वाचन क्षेत्र में विकास नहीं कर पाए, वो जीत जाओ, राम के नाम पे जीत जाओ, मुसलमान कब्रिस्तान पाकिस्तान के नाम जीत जाओ, लेकिन वाराणसी की जनता को पता है कि जो वादा मोदी जी ने 2014 में किया, 2019 में किया, वोटों का अंतर बढ़ाते रहो, लेकिन आने वाला 2024 का 4 जून इतिहास का दिन होगा जब जनता जनार्दन के आगे मोदी जी भी हार सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां के लिए कुछ किया ही नहीं। तिवारी जी, आपका जो कॉन्फिडेंस है ये इंडिया गठबंधन को लेकर, आपने कहा 300 प्लस तो हम इंडिया गठबंधन ही जीत के आ रही, इस पर भी आपसे सवाल लूंगी। लेकिन आलोक पांडे जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका विश्लेषण भी बेहद अहम यहाँ पर रहने वाला है। आलोक जी, अब देखिए आपने बीजेपी कांग्रेस की तरफ से तो रिएक्शन सुने कि क्या उपलब्धि है वो बताइए आशीष जी ने, और क्या विफलता रही, उस हिसाब से इंडिया गठबंधन ज्यादा मजबूत है, ये कहना आ रहा है तिवारी जी का। लेकिन आलोक जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? 14-19 के बाद 24 में नामांकन आज दाखिल होता है। आज की भी तस्वीरें हमने देखी, कल के रोड शो में वहां के स्थानीय लोगों के रिएक्शंस भी जाने। क्या वाकई में वाराणसी से ही होकर 400 प्लस का रास्ता निकलेगा? और ये सवाल इसलिए क्योंकि पूर्वांचल की 26 अहम सीटें हैं जिस पर असर लगता है कि यहां से होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, मेरा मानना है कि भारत का प्रधानमंत्री अपने आप को एक्सपोज करना अच्छी तरह जानते हैं। इसे सरल शब्दों में कहें तो कनेक्ट करना अच्छी तरह जानते हैं जी। तो अगर वो कनेक्ट करना जानते हैं तो ये प्रधानमंत्री की गलती नहीं है ना। राहुल गांधी का चलिए रोड शो याद करते हैं। किसने उन्हें मना किया था कि इंडिया गठबंधन के नेताओं को लेकर के जाते, एक भव्य रोड शो करते, एक यूनिटी प्रदर्शित करते? ये किसने मना किया? अब अगर वो कर रहे हैं तो डरा हुआ प्रधानमंत्री। आप राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज देखिए रायबरेली में, ऐसा लगता है अनिच्छुक से है। मतलब ऐसा नहीं था कि आदमी की शादी करने का मन हो लेकिन जबरदस्ती शादी करा दी जाए। वो तो जहां तक मेरे पास जानकारी है वो नॉर्थ इंडिया की राजनीति पसंद ही नहीं करते। उन्हें तो साउथ की हवा, साउथ का पॉलिटिकल माहौल पसंद है, नॉर्थ की गर्मी और नॉर्थ के लोग उन्हें पसंद नहीं है। तो राहुल गांधी तो एक अनिच्छुक व्यक्ति है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए। वो वायनाड से बाहर नहीं आते थे,
इसीलिए वो आखिरी दिन तक कांग्रेस ने छुपा के रखा, राहुल गांधी को साथ मनाते रहे। तो मेरा मानना है कि मोदी जी जो कर रहे हैं, आप उससे बड़ी लकीर खींचिए। अब अगर मोदी जी कोई लकीर खींच रहे तो लकीर ही खराब है। इस तरह से जब आप राजनीति करेंगे तो आप टीवी में डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन क्या जनता आपको उस तरह से स्वीकार करेगी? पिछले 10 सालों से नहीं स्वीकार किया है। अब आप कह सकते हैं कांग्रेस ने इसके पहले 10 सालों तक सत्ता में रही, लेकिन वो 200 के आसपास की सीटों का नेतृत्व या 135 140 सीट 2004 के आसपास थी, और 200 के आसपास शायद उनकी 206 2009 के आसपास थी। तो 200 सीटों के आसपास आप रहे। पूर्ण बहुमत से सरकार आपकी नहीं बनी राजीव गांधी की मृत्यु के बाद। जब वो इंदिरा गांधी की दुखद मृत्यु हुई, फिर राजीव गांधी हुई, फिर राजीव गांधी के बाद साथ सत्ता गई, उसके बाद पूर्ण बहुमत सरकार कांग्रेस कभी लेके नहीं आई। इसीलिए मनमोहन सिंह की सरकार से मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को आप नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि आप अल्पमत की सरकार या मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चला रहे थे, या कांग्रेस नीति गठबंधन की सरकार चला रहे थे। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कि वो इंदिरा गांधी भी हार गई तो मोदी क्या चीज है, वाकई लोकतंत्र में जनता मालिक है। भारत का संविधान वी द पीपुल ऑफ इंडिया शुरू होता है, वी द पीपुल ऑफ प्राइम मिनिस्टर से नहीं होता। हम भारत के लोग निर्माण करते हैं एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र, या हम जो भी है 26 नवंबर 1949 को हमने वादा किया था, तो देश की जनता मालिक है। लेकिन अगर आप देखें इन रियलिटी, इंदिरा गांधी क्यों हारी थी? इंदिरा गांधी हारी थी क्योंकि उन्होंने भारत के लोकतंत्र में ब्लैक स्पॉट लगाया था। अरे आलोक पांडे, आज देश में एक घोषित इमरजेंसी है। इंदिरा गांधी साहसी महिला थी, उन्होंने घोषित की इमरजेंसी। देश को आपने जेल बना रखा, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दे देश के प्रधानमंत्री। देश की संस्थाओं को उन्होंने गिरवी कर रखा, देश के तमाम संस्थानों को उन्होंने बेच दिया। सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके 3 अग्रिम संगठन है, उनकी ताकत पर वो शासन कर रहे हैं। मेरे अभिव्यक्ति आजादी को छीन रहे हैं आप लोकतांत्रिक विचारों को मानते ही नहीं। इसका मतलब है ना आपकी इंदिरा गांधी मानती थी और ना आप मानते हैं। माने ना अभिव्यक्ति की आजादी, आपको सुन रहा हूं ना मैं। उन्होंने घोषित आपातकाल लगाया, उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे। देश के इतिहास में इंदिरा गांधी जैसी साहसी महिला ना पैदा हुई थी, ना होने वाली। लेकिन तिवारी जी एक बात है, चलिए ठीक है, वो दौर भी, अब आज के वक्त में लोग यही कहते हैं कि वो कांग्रेस दूसरी थी, आज की कांग्रेस बदल गई है, आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही है। तो ये अगर विचार आ रहे हैं लोगों के जहन में, तो ऐसा क्यों? क्या वाकई में बदलाव है? क्या वाकई में वो कांग्रेस नहीं रह गई? वही थी 1885 की कांग्रेस, आज 2024 में भी वही है। हम जनसंघ जैसे हमारे झंडे और हमारे निशान नहीं बदलते। जब जनसंघ का सब कुछ बिक गया तो वो जनसंघ की जगह जनता पार्टी बन गए, और जब जनता पार्टी का सब कुछ डूब गया तो भारतीय जनता पार्टी बन गई। कांग्रेस के इतिहास में हमने ना हमारा उद्देश्य बदला, ना हमारा तिरंगा बदला। इनके यहाँ तो हर बार बदलते हैं, ये डूबते हैं, नई कवरेज में ले आते हैं, पुरानी शराब को नई बना देते हैं। देश का 140 करोड़ आदमी जानता है कांग्रेस का आज भी सिद्धांत वही है, 36 कौम को साथ लेके जाने वाली कांग्रेस, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की कांग्रेस। अच्छा ठीक है, अगर आपकी, चलिए आपकी बात मान लेते हैं तिवारी जी, आपकी बात मान लेते कि चलिए वही कांग्रेस है, तो 2014 में भी चलिए मौका दिया होगा, तो 2019 में दोबारा मौका क्यों दिया? क्यों कांग्रेस को मौका नहीं दिया? 2024 में कांग्रेस को सबको साथ लाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो नहीं रह गई ना वो वाली कांग्रेस, उतनी मजबूत नहीं रह गई है, पहले वाली विचारधारा नहीं रह गई है, लोग छिटकते जा रहे हैं। विचारधारा बदली तो है। देश में बचाव, देश की अस्मिता को बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश में सबका सर्वांगीण विकास हो, उसके लिए कांग्रेस लगातार हमेशा बलिदान करते आई है। हमारे नेताओं ने आजादी के अंदर बलिदान दिया। हमारी नेता इंदिरा गांधी ने अपने शरीर में 36 गोलियां खा ली, लेकिन पंजाब के टुकड़े नहीं होने दिए। हमारे नेता राजीव गांधी ने अपने चिथड़े करवा दिए। तिवारी जी सुनते हैं, आलोक जी इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई बनाई थी। आलोक जी देश को ये भी बताइए जी, वो कांग्रेस का ही पार्ट था। पार्ट क्या था? इंदिरा गांधी कांग्रेस बनी तो उनको निकाल दिया गया था, इसलिए उन्होंने हिम्मत करके नई पार्टी बनाई, और वो 8.5 कांग्रेस हमारे में मिल गई। अलग नहीं थे हम। देश की जनता को सही बात बताइए। आलोक पांडे, हमको भी मालूम है, अर्थ कांग्रेस अलग थी, हमने अलग बनाई। तो इंदिरा गांधी के ताकत को देखकर वो इंदिरा गांधी 2.5 साल में फिर देश के प्रधानमंत्री बने।
77 की आपातकाल की जनक इंदिरा गांधी को देश के करोड़ों लोगों ने फिर देश का प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस है जो ठीक है, आपातकाल लगाती है। आशीष जी श्वेता जी, कुछ तथ्य हैं जो तिवारी जी ने रखे हैं और जनता के समक्ष में सही जाने चाहिए। ये 1885 की कांग्रेस की बात कर रहे हैं। 1947 के बाद से तिवारी जी, जितना कांग्रेस का विभाजन हुआ है देश में किसी राजनीतिक दल का नहीं हुआ। कांग्रेस आर बनी, कांग्रेस ओ बनी, कांग्रेस आई बनी, और 1999 में अभी जो पार्टियां चल रही है ना, एनसीपी जो आपके इंडी गठबंधन का हिस्सा है, एनसीपी आपके कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है। ममता बनर्जी आपकी टीएमसी जो बनी वो कांग्रेस से निकली हुई पार्टी है। वाईएसआर कांग्रेस वो आपसे निकली हुई पार्टी है। पूरे देश में जितना विभाजन कांग्रेस का हुआ है तिवारी जी, आप नहीं हुआ। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं तिवारी जी आप? राहुल गांधी जी में अगर साहस होता तो अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ते। वो अमेठी से हारे, वायनाड से सांसद बने और अमेठी छोड़ करके भी रायबरेली लड़ रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो वाराणसी से आए, वाराणसी का सर्वांगीण विकास किया। व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अरे लड़ सकता है तो कौन रोक रहा है? अरे रोक कोई नहीं रहा है, लेकिन साहस होना चाहिए ना। अरे साहस होना चाहिए था। राहुल गांधी जी में इतना साहस होना चाहिए था कि 5 साल जनता के बीच में जाते। अरे 5 साल अमेठी की जनता के बीच में गए क्या? वो बताइए ना। 5 साल क्या राहुल गांधी नहीं गए? साहस नहीं है अमेठी जनता के समक्ष जाने का। ये फैक्ट है। अब मोदी जी से को दक्षिण। ठीक है आलोक जी, एक सेकंड, पांडे तिवारी जी एक सेकंड। आलोक जी, एक सवाल ये भी कि देखिए, जब हम काशी की बात कर रहे हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नामांकन हुआ, रोड शो हुआ, जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन हुआ, और 400 प्लस की बात यहां पर एनडीए कर रहा है, बीजेपी कह रही है कि 400 प्लस इस बार हम जाएंगे। इस कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह क्या? क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस ये कह रही है कि हम 300 प्लस जाएंगे, इस बार इंडी गठबंधन मजबूत है। उनके आधार को आप कैसे देखते हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या 400 प्लस वाला ये आंकड़ा ये आसान होगा, चुनौतीपूर्ण होगा, या फिर मुश्किल होगा? देखिए, जब लक्ष्य बड़े बनाए जाते हैं, क्योंकि मैं यूपीएससी कोच हूँ, यूपीएससी वाले बच्चों को सिविल की तैयारी कराता हूँ, जब भी बच्चा आता है उसे बड़े लक्ष्य रखने ही पड़ते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे इतने % नंबर आ जाए। यूपीएससी में अगर कोई 50% नंबर गेन कर लेता है वो आईएएस हो जाता है, तो कम से कम 55-60% का एक टारगेट लेके चलता है जिससे उसके 50% नंबर आ जाए। अब आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के 303 सीटें, एनडीए की 353 सीटें, तो अब वो लक्ष्य कितने का रखे? 350, 353 तो छूट चुका है एनडीए, तो लक्ष्य तो 400 ही रखेंगे ना, जिससे कि उसे गेन कर सके। अब ये देश की जनता तय करेगी कि 400 उन्हें देना है या नहीं देना है। तो इंडी गठबंधन ये तो 300 की बात कर रहे हैं, इनका लक्ष्य 300 है। बिल्कुल है, और उन्हें 300 क्या, उनको भी 400 का लक्ष्य बनाना चाहिए। देखिए, कोई व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है, वो हार रहा हो या जीत रहा हो, वो तो मन में जानता है, लेकिन मुंह से वो बड़े लक्ष्य की ही बात करेगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे इंडिया अलायंस हो। लेकिन जमीनी स्तर पर कौन प्लस जा रहा है? जमीनी स्तर पर, क्योंकि काम भी बताने, विपक्ष के तौर पर भूमिका भी मजबूत होनी चाहिए, विपक्ष के तौर पर भी भूमिका। मैं कुछ कहूंगा तो कांग्रेस के जो हमारे प्रवक्ता लोग होते हैं हर चैनल में, फिर वो मुझे किसी एक पार्टी का एजेंट बना देते हैं। आई एम एजेंट फ्रॉम दैट पार्टी। तो मैं इसीलिए इस बात के आपके प्रश्न को ठीक कर रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस के भाई है तुरंत मुझे एक पार्टी का प्रवक्ता बता देते हैं और मैं उससे बचना चाहता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी का रोड शो कि जो जिस तरह से लोग, एक मैं देख रहा था विजुअल आपके चैनल में ही कि प्रोग्राम में, कि लोग छतों से उनकी आरती उतार रहे हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि जमीनी लेवल पर लोगों की रूह पर कौन बसा हुआ है, इससे आपको तुरंत अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर दोनों की तुलनात्मक रूप से कहें तो आपके सामने लक्ष्य है कि जो पार्टी 400 पार की हिम्मत कर पा रही है, और मैं पहली बार कांग्रेस के लोगों को 300 की बात सुन रहा हूं, वरना वो तो बीजेपी को 150 जरूर बताते हैं इनके प्रमुख बड़े नेता, लेकिन वो कितना जीतेंगे ना राहुल गांधी ने बताया ना अरविंद भाई ने बताया। तो तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आलोक जी सुन लेते हैं। तिवारी जी। आलोक भाई, आप निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैंने तो आपको कोई कांग्रेस और बीजेपी का एजेंट नहीं बताया। मैं आपसे कह रहा हूं, लंबे समय से आप विश्लेषण करते हैं, समीक्षा करते हैं। 4 चरणों के चुनाव में उत्तर प्रदेश का मतदाता उदासीन क्यों, जहां से विश्व गुरु जीत करके गए 6 लाख वोटों से। बिहार का मतदाता उदासीन क्यों है, महाराष्ट्र का मतदाता उदासीन क्यों है। 400 पार के साथ में तो बीजेपी के बल्ले बल्ले है, उनका समर्थक तो 6 फुट को ऊंचा कूदना चाहिए। जो बीजेपी वाले
80 का जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, यूपी से निकलती है देश का शासन। यूपी का मतदाता वोट डालने नहीं जा रहा, बिहार का नहीं जा रहा, महाराष्ट्र का नहीं जा रहा, हरियाणा का नहीं जा रहा। आप आओगे कहां से? 303 आपकी मौलिक सीटें ही नहीं आ रही। राजस्थान में आप नरेंद्र मोदी जी के जो चाणक्य वो कह रहे राजस्थान में हमारा निराशाजनक प्रदर्शन रहेगा, वो मान रहे हैं ना। दिल्ली में जब हमारा गठबंधन है, कहां ले जाओगे? हरियाणा में हम जीत करके आ रहे हैं, पंजाब में हम जीत करके आ रहे हैं। इसकी मूल 303 नहीं आ रही आलोक भाई, ये कहना चाहता हूँ। चलिए ठीक है आशीष जी। देश में जो चुनाव हुए हैं और जो अभी जो फोर्थ फेज का जो रिजल्ट आया है, जो परसेंटेज आया है, वो लगभग 2019 के परसेंटेज के बराबर है। तिवारी जी, स्थिति ये है, आपका मतदाता, उसको इतनी निराशा है आपके गठबंधन से कि आपका मतदाता बाहर निकल ही नहीं रहा है, अगर हम बात करें तो। और जहाँ तक तिवारी जी ने बात की थी, देखिए श्वेता जी, हमारी वो सरकार है जो पिछले 10 सालों से जो हमारी थ्योरी या कंसेप्ट रहा है वो रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम कर रही है। अंबानी के अलावा कोई विकास नहीं। अरे जिनको आप जननायक बोलते हो ना तिवारी जिनको आप जननायक बोलते हो, एक बार उनसे पूछिए। तिवारी जी जननायक से पूछिए आप। अरे आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से पूछिए, उन्होंने कितनी बार अडानी का नाम लिया है इन्वेस्टर मीट में, और क्या क्या दिया है, क्या क्या रिबेट दिया है, ये बताइए ना आप। चलिए क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, आलोक जी एक आखिरी सवाल जरूर रहेगा। अब चलिए, शक्ति प्रदर्शन भी हुआ, नामांकन भी हो गया है, 1 जून को वोटिंग होगी वाराणसी में, लेकिन ये जो 2 दिन की तस्वीरें देखने को मिली, क्या इसका असर आने वाले 3 चरणों पर होगा? निश्चित होगा। मोदी जी को पहली बार 2014 में इसीलिए लड़ाया गया था जिससे वाराणसी, पूरा पूर्वांचल और बिहार का बहुत बड़ा हिस्सा, आप इसको केवल 2 रोड से, जो पटना की रोड शो था, पटना की रोड शो की पहले मैं कहता था कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैं बिहार में 2 हफ्ते रहा, मेरी वाइफ वहीं पर जॉब कर रही है, केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल है, तो मैंने वहां 2 हफ्ते बिताए, लोगों से बात की, तो मैं कहता था भारतीय जनता पार्टी बिहार में 40 में 40 जीत सकती है, 1 सीट कम हो सकती है, वैसे मुझे 40 की उम्मीद। तो लोगों ने फिर मुझे भाजपा का एजेंट कहा, लेकिन जब पटना में मोदी जी ने रोड शो किया, जो वो रोड शो में जोश और उत्तेजना थी, उसी का कंटिन्यूएशन आप वाराणसी में देखेंगे। तो इन दोनों रोड शो से ये अंदाजा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद रास्ते कुछ आसान होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों रोड शो का फायदा उठाएगी। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आर तिवारी जी, आशीष जी और साथ ही आलोक पांडे जी, बहुत शुक्रिया। तो काशी के मोदी, देखिए नामांकन आज दाखिल कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल रोड शो था, जिस तरह से भव्य रोड शो था, लोगों का हुजूम उमड़ा और लोगों के जो रिएक्शंस आए, उससे नजर आता है कि वाराणसी, काशी जो है वो मोदी जी के साथ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में पूर्वांचल की वो जो 26 सीटें जिन पर सीधा असर होगा, वो भी क्या उस पर भी असर होगा और क्या वो भी जीत कर आते हैं? दूसरी अहम बात कि 2019 में जो सीटें हाथ से निकल गई थी, क्या उस पर असर होगा और वो जीत में तब्दील होगी? क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य 400 प्लस का है, उसे हासिल करने में क्या चुनौतीपूर्ण रहेगा या फिर वो आसान राह रहेगी? लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है, एनडीए के बड़े चेहरे मजबूत रहे हैं, वो कहीं ना कहीं असर वोटर्स पर डालते हैं या नहीं, या जो कोशिश की गई वो कामयाब होती है या नहीं, आने वाले 3 चरण ये तय करेंगे। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।